एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। कल हमने पढ़ा था मानव जनन का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन का लेक्चर नंबर 3। तो कल हमने उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पुरुष नर जनन अंग ये सभी उनके लिए हैं। कुछ बच्चे रिवाइज करके नहीं आते हैं, लेक्चर तो देख लेते हैं, रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं लेक्चर का रिकैप ले रही हूँ। जिसे हमारा इसमें से प्राथमिक अंग था, प्राथमिक जनन अंग था, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग था, द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक अंग में था हमारा वृषण यानी टेस्टिस, वृषण जिसकी संरचना, आंतरिक संरचना कुछ इस तरह से बनाई थी हमने। उसमें पालियाँ थी 250, इस तरह से पालियाँ थी। उनमें 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिका थी, इस तरह से। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 से ज़्यादा नहीं होंगी, 1 या 2। अतिकुंडलित का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मोड़ हो। अतिकुंडलित जिसमें बहुत ज़्यादा मोड़ हो उसे अतिकुंडलित कहते हैं। ये अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं तभी इसको अतिकुंडलित कहते हैं। 1 से 3 पाई जाती हैं एक पाली में। ये एक पाली है, इसमें 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिका पाई जाएंगी। इसको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। शुक्रजनक नलिका ये हमारी पाली है जो 250 पाए जाएंगी। और ये टेस्ट जो हमारे उदर गुहा से बाहर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसे स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो इस वजह से ये बाहर होता है। 34 से 35 डिग्री से चाहिए होता है, यानी जो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है शुक्राणु निर्माण के लिए। द्वितीय जनन अंग में सहायक नलिकाएं। ये सिर्फ रिवाइज चल रहा है तो राइटिंग को मत देखना। सहायक ग्रंथि और बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग में शिश्न आएगा, सहायक ग्रंथि में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर आएगी काउपर ग्रंथि। याद रहे, ये जो हमारी सारी ग्रंथि हैं वो युग्मों में पाई जाएंगी, लेकिन जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है वो सिंगल अकेली पाई जाएगी। इस तरह से मतलब 2 के युग्मों को हम जोड़ी कहते हैं। तो सारी ग्रंथि जो है जोड़े में पाई जाएंगी, लेकिन हमारी जो सिंगल प्रोस्टेट ग्रंथि है वो अकेली पाई जाएगी बिना किसी युग्म के। अब सहायक ने जालिकाएँ आएंगी, वृषण जालिकाएँ। फिर आएगा शुक्र वाहिनी। फिर आएगा अधिवृषण। फिर आएगा शुक्र यानी बासा डिफरेंस, शुक्र वाहक। कल संरचना पढ़ी थी ना कि कैसे कैसे कहाँ पे पाया जाता है। कुछ इस तरह से हमारा मूत्राशय होता है और यहीं पर प्रेजेंट होती हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। डायग्राम मैंने कल बनवाया था तो उसी में से देख लेना। उस नोट्स को जो कल बनाए थे उन्हें ओपन करो। बस मैं यहाँ पर लेबलिंग बता रही हूँ। यहाँ पर हमारी शुक्राशय पाया जाएगा कुछ इस तरह से।
फिर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर यहाँ पर काउपर ग्रंथि, और ये हमारा मूत्र वाहिनी है, मूत्र मूत्र नलिका, जिसे हम मूत्र नलिका कहते हैं, और इसे हम मूत्र मार्ग कहेंगे। इसी को हम शिश्न कहते हैं। कुछ इस तरह से संरचना होती है, इसे हम शिश्न कहते हैं। और जो हमारे यहाँ से यहाँ वृषण होते हैं, फिर इसके ऊपर अधिवृषण होते हैं, फिर यहाँ से जो नलिका आ जाती है हम उसे उसे भाषा डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो संरचना आती है इस तरह से हम उसे मूत्र नलिका कहते हैं। ये हमारा अधिवृषण हो गया, और ये हमारा वृषण हो गया, ये हमारा शुक्रवाहक हो गया, शुक्रवाहक। तो इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं शुक्रजनक नलिका की। जैसे हमने पढ़ा था, हमारा ये टेस्टिस है, इनमें 200 से 250 वृष पालिकाएँ पाई जाती हैं, कुछ इस तरह से 250 पालियाँ पाई जाती हैं। अब हमारे इसके अंदर तीन अतिकुंडली शुक्रजनक नलिका होती हैं, 3 अतिकुंडली शुक्रजनक नलिका होती हैं, इस तरह से अतिकुंडलित होती हैं। अब हम इस तरह से इसे काटेंगे, बीच में से काटेंगे, तो कुछ हमें इस तरह से गोल संरचना प्राप्त होगी, इस तरह से। ये तीनों जो नलिकाएं हैं, ये भी कुछ इस तरह से गोल गोल प्रेजेंट होगी। जब कोई चीज़ ऐसे है, जैसे हमारा मार्कर है, तो इस पे अगर हम इसे काटेंगे तो बिल्कुल संरचना ऐसे दिखाई देगी। जैसे ये नलिकाएं हैं यहाँ पर, ये अब हम इसे काटेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से गोल, ये वाली संरचना इसकी गोल है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। तो ये 3 इस तरह से हम बना लेंगे। अब इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं, जैसे ये हमारी हो गई पाली एक, क्योंकि हमने एक पाली को काटा है, पाली। अब ये हमारी हो गई शुक्रजनक नलिका कटी है ना, ये तीनों, जैसे यहाँ पर 3 शुक्रजनक नलिका है, तो ये कट कर इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तो हम इसको कहेंगे शुक्रजनक नलिका, जनक नलिका। शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना, शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना, नलिका की आंतरिक संरचना, हेडिंग डाल लीजिए कि आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, संरचना शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना। अब हमारे इस तरह से शुक्रजनक नलिका मिल गई है हमें। अब इसके अंदर कुछ सेल होते हैं, इस तरह से कुछ हमारी सेल होती हैं, कुछ जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सेल पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी सेल को हम जर्म सेल कहते हैं, जर्म कोशिका। उन बड़ी कोशिकाओं को हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं। जर्म सेल जो है, ये हमारे शुक्राणु का निर्माण करेंगी, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये हमारे स्पर्म को पोषण प्रदान करेंगी। जर्म सेल जो है हमारी, वो कोशिकाओं का स्पर्म का निर्माण करेंगी, और ये विभाजन करके, लेकिन सर्टोली कोशिकाएं जो है, जो बने हुए स्पर्म है, उसको पोषण प्रदान करेंगी। ये तीनों शुक्रजनक नलिका बनाओ, ये छोटी छोटी जर्म सेल, और ये जो है बड़ी बड़ी, इसको हम सर्टोली सेल कहते हैं। ये हो गया जर्म सेल, जर्म कोशिका, जर्म कोशिका, इसे हम बड़ी को सर्टोली कोशिका, सर्टोली
सरटोली, शहडोली कोशिका। जिसे छोटी छोटी ये जर्म शेल, और ये बड़ी शेल जो है इसको हम सरटोली कोशिका कहेंगे। अब इस तरह से बीच में ये द्रव्य पाया जाएगा, अंतराली अवकाश, और इसे अंतराली द्रव्य भी कहते हैं। इसे हम अंतराली द्रव्य, अंतराली अवकाश में अंतराली द्रव्य पाया जाएगा। अंतराली द्रव्य, अंतराली द्रव्य, द्रव्य। जैसे ये हमारी हमने इसे एक पाली को काटा बीच में से, तो ये जो शुक्रजनक नलिकाओं की साइड का जो पार्ट है, हम उस तरह से ये अंतराली द्रव्य होता है। वही ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे भी कि ये जो है अंतराली द्रव्य है। अब इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ये हमारी लिडिक शेल हो गई। अंतराली द्रव्य में लिडिक शेल, लीडिंग शेल, लीडिंग कोशिकाएं, कोशिकाएं, कोशिकाएं। तो आई होप कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से नज़र मार लीजिए। शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना, जैसे हमारे पास एक वृषण में 200-250 पालियाँ पाई जाती हैं, 250 पालियाँ पाई जाती हैं। तो जब हम उसकी एक पाली को कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी, जिसमें हमारी शुक्रजनक नलिका की संरचना कुछ यूँ दिखाई दे पड़ेगी। फिर ये जो पास का जो अंतराली अवकाश में जो दिखाई दे रहा है द्रव्य, ये अंतराली द्रव्य है, इसको हम बोलेंगे। फिर इनमें अंतराली द्रव्य में कुछ शेल्स प्रेजेंट दिखाई पड़ेंगी हमें, उसे हम लीडिंग शेल बोलते हैं, लीडिंग शेल। अब वही हम शुक्रजनक नलिका की बात करें, जो कटी हुई संरचना में दिखाई दे रही है, इसमें छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होती हैं कुछ, जैसे ही हमारी शुक्रजनक नलिका। तो इसमें कुछ छोटी छोटी सेल, इसको हम जर्म शेल बोलते हैं, जो विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। वहीं पर ये बड़ी बड़ी सेल होंगी, इसको हम शटोली कोशिकाएं कहती हैं। जो हमारी जर्म सेल ने शुक्राणु बनाए हैं, उनको शटोली कोशिकाएं पोषण देती हैं। जैसे ये हमारी जर्म सेल ने शुक्राणु का निर्माण करा, और ये जो हमारी शटोली कोशिकाएं जर्म सेल के द्वारा जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है, तो शटोली कोशिकाएं उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। इसे नोट कर लीजिए आप जल्दी से। अब हम उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी जर्म सेल पड़ी थी और शटोली सेल पड़ी थी, इस तरह से कुछ। जैसे हमारी शुक्रजनक नलिका है, हमने इस तरह से छोटी छोटी जो सेल पाई जा रही थी, हम उसे जर्म सेल कह रहे थे, जो विभाजित करके शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। और जो बड़ी बड़ी सेल पाई जा रही थी, उसे हम शटोली कोशिकाएं कह रहे थे। तो वहीं पढ़ेंगे जर्म सेल, जर्म कोशिका, कोशिकाएं। जर्म कोशिका को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। जर्म कोशिका, जर्म कोशिका को हम स्पर्मेटोगोनिया, जर्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। जर्म शेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। यह विभाजित जर्म सेल विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये विभाजित होकर शुक्राणुओं का जर्म सेल विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है, फिर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। एक ही बात है, जर्म कोशिका को हम
शुक्राणुओं को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं सर्टोली कोशिका की। सर्टोली कोशिका, सर्टोली सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका क्या है और इसके काम क्या है। सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका क्या है ये तो अभी मैंने बताया ही था। सॉरी, जैसे हमारी शुक्रजनक नलिका है, इसमें जो पतली पतली संरचनाएं पाई जाएंगी उसे हम जर्म सेल बोलेंगे। इस तरह से ये हमारी जर्म सेल है। अब इसमें कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाएंगी जिसे हम सर्टोली कोशिकाएं कहेंगे। सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल, ये होती है हमारी सर्टोली सेल और ये होती है जर्म सेल। जर्म सेल विभाजित होकर, जैसे अभी यहाँ मैंने बताया, जर्म सेल विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और ये जो शुक्राणुओं का जर्म सेल ने जो निर्माण करता है उसे जो पोषण प्रदान करती है वो हमारी सर्टोली कोशिका प्रदान करती है। सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसका दूसरा काम है एंड्रोजन बंधन प्रोटीन का निर्माण करना। एंड्रोजन बंधन प्रोटीन का निर्माण में सहायता। एंड्रोजन बंधन प्रोटीन निर्माण में सहायता, और ये शुक्राणु जनन में सहायक होती है। शुक्राणु जनन में सहायता कराता है। शुक्राणु जनन में सहायता कराती है, सहायता कराती है। फिर आएगा हमारा ये 4th पॉइंट है रक्त वृषण रोध का निर्माण। बस इतना ही रहने दीजिए। सबसे पहले हमारी जर्म कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया यह विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणु कहो या फिर स्पर्मेटोगोनिया कहो, एक ही बात है। स्पर्मेटोगोनिया ये विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। अब बात करते हैं जैसे हमारी जर्म कोशिका ने विभाजित होकर इस शुक्राणुओं का निर्माण कर दिया। अब बात करते हैं सर्टोली कोशिका की। सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है और एंड्रोजन बंधक प्रोटीन का निर्माण करती है। और इसका 3rd पॉइंट है शुक्राणु जनन में सहायता कराती है। रक्त वृषण रोध का निर्माण भी करती है। जैसे हमारी सेल में हमारे जो बॉडी में स्पर्म जो होता है वो सिर्फ एक गुणित होता है, तो उसे हमारी शरीर की बॉडी कहीं भक्षण ना कर ले उसका, तो इस वजह से एक रोध बनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो ख़त्म ना हो। रक्त वृषण रोध का निर्माण भी सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। इसे नोट कर। अब हमारा रह गया है लीडिंग शेल बच गया है। जैसे हमने संरचना पढ़ी थी पाली की, उसमें जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं और बीच में जो अंतराली अवकाश में लीडिंग सेल बच रही थी
जैसे ये हमारा एक पाली है, इसमें ये शुक्रजनक नलिकाएं हो गई, लेकिन हमने अंतराली अवकाश में कुछ लीडिंग सेल की संरचना बनाई थी, तो उसकी हम डिटेल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लीडिंग सेल की, लीडिंग कि उसका काम क्या होता है। लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल सबसे पहले तो यह नर जनन हार्मोन का स्राव कराती है। नर जनन हार्मोन का स्राव कराती है। लीडिंग कोशिकाएं यह नर जनन हार्मोन का स्राव कराती है जैसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। प्रमुख जो हमारे हैं वो हार्मोन है, वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही है। प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। अभी जो हमारी सर्टोली कोशिकाएं स्राव करा रही थी, वो एंड्रोजन हार्मोन के बंधन प्रोटीन का निर्माण करा रही थी। ये हमारे एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करा रही है, स्राव करा रही है। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। और लीडिंग कोशिकाओं का एक काम ये भी है कि वो हमारे नर में लैंगिक व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार होती है। नर में लैंगिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे आवाज़ का भारी होना, और अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन और आकर्षण होना। आवाज़ का भारी होना और जननांगों पर हेयर्स का आ जाना। लीडिंग सेल जैसे ये नर जनन हार्मोन का स्राव कराती है, जैसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और प्रमुख जो नर हार्मोन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होते हैं। नर लैंगिक, और इसका जो लीडिंग सेल का काम है नर लैंगिक व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार होती है, जैसे आवाज़ का भारी होना और जननांगों पर हेयर का आ जाना, बालों का आ जाना, प्यूबर्टी के टाइम आ जाना। जननांगों पर बालों का आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, नर लैंगिक व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार होती है ये लीडिंग सेल। और इनमें जो नर में जो प्रमुख हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होते हैं। लीडिंग सेल नर जनन हार्मोन का स्राव कराती है। अब इसे मिटा लीजिए, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसे। आप वीडियो पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब बात करते हैं द्वितीय नर जननांगी की। हमने प्राथमिक नर जननांग की पढ़ ली, वृषण की पूरी संरचना पढ़ ली। अब बात करते हैं द्वितीय जननांगी की। द्वितीय जनन अंग, नर जनन अंग जिसे सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां
और बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, जनन, बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में हमारा सेशन आएगा जो मादा, जो हमारे शुक्राणु को मादा जनन अंग में प्रवेश कराने में हेल्पफुल होता है। और सहायक ग्रंथियों में हमारी आएगी सबसे पहले शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय के बाद में आएगी हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में आएगी हमारी काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। जैसे हमारे ये दोनों ग्रंथि, दो के जोड़े को हम युग्म कहते हैं, ये दो के युग्म को हम जोड़ा कहते हैं। तो ये शुक्राशय भी हमारी जोड़े में पाई जाएगी और काउपर ग्रंथि भी जोड़े में पाई जाएगी। वहीं हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वो सिंगल पाई जाएगी आपकी तरह। और सहायक नलिकाएं की बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले जो सहायक नलिकाओं में आएगी वृषण जालिकाएं, वृषण, वृषण जालिकाएं, जालिकाएं, वृषण जालिकाएं के बाद आएंगे शुक्र वाहिनियाँ, शुक्र वाहिनियाँ, शुक्र वाहिनियाँ के बाद आएंगी अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण के बाद आएगा हमारा शुक्रवाहक, शुक्रवाहक। द्वितीय नर जनन अंग में सहायक नलिकाएं होती हैं सबसे मेन, सहायक नलिकाएं। फिर उसके बाद आती हैं सहायक ग्रंथियां, फिर आती हैं बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग में हमारा सेशन होता है जो कि शुक्राणु को मादा जनन अंग में पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियां की। सहायक ग्रंथियों में जैसे शुक्राशय और काउपर ग्रंथि, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि दोनों जोड़े में पाई जाती हैं, लेकिन हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो सिंगल पाई जाती है, उसका कोई युग्म नहीं होता है। और सहायक नलिकाओं में बात करते हैं सबसे पहले वृषण जालिकाएं, वृषण जालिकाओं के बाद शुक्र वाहिनी आती हैं, शुक्र वाहिनियों के बाद अधिवृषण आता है, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहक आता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं हम बाह्य जननांग की। हमने बात कर ली थी सहायक नलिकाओं की और सहायक ग्रंथियों की। अब बात करते हैं बाह्य जननांग की। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं बिर्री हमारा किस किस से बना होता है। बिर्री हमारा शुक्राशय प्लाज्मा और शुक्राणु से मिलकर बना होता है। बिर्री में 10% शुक्राणु होते हैं, 90% शुक्राशय प्लाज्मा होता है। बिर्री हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुक्राशय प्लाज्मा और शुक्राणु। शुक्राशय प्लाज्मा 90% पाया जाता है और हमारा जो शुक्राणु पाया जाता है बिर्री में 10% पाया जाता है। अब बात करते हैं बाह्य जननांग की। बाह्य जननांग में सेशन आता है वह भाग, यह वह अंग है जो शुक्राणुओं को यह वह अंग है जो शुक्राणुओं को मादा जनन अंग में प्रवेश कराता है, में प्रवेश कराता है, सेशन क्या है? ये वह अंग है जो शुक्राणु को मादा जनन अंग में प्रवेश कराता है, उसको सेशन कहते हैं। अब सेशन के लेवलिंग पढ़ लेंगे। ये हमारा सेशन है और ये हमारी मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग। अभी हमारा मूत्र रंध्र है, यहीं से मूत्र व वीर्य स्खलित होगा, यानी मूत्र रंध्र से ही हमारा जो नर है वो यूरिन पास करेगा और वहीं से इंसेमिनेशन होगा और वीर्य
बाहर निकलेगा इस मूत्र रंध्र के द्वारा। आगे की जो संरचना होती है ये, इसको हम शिश्न मुंड कहते हैं। ये इस संरचना को, आगे की संरचना को, शिश्न के आगे की संरचना को हम शिश्न मुंड कहते हैं। और एक संरचना होती है जो बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरह फोल्ड होती है, स्किन होती है जो आगे पीछे हो सकती है। त्वचा का फोल्ड जो आगे पीछे हो सकता है उसे अग्रछत्र कहते हैं। और ये हमारे मुस्लिम्स में और ज्यूस में इनको हटा दिया जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर हम ये स्किन हटा देते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। ये एक धार्मिक चीज़ नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक बेनिफिट्स भी इसके होते हैं। इसको अगर छद्म को इसको हटाने को हम शार्कमशिशन कहते हैं। को शार्कमशिशन कहते हैं। शार्कमशिशन कहते हैं। इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा भर जाता है तो जैसे इस स्किन में सफाई के लिए भी इसको हटा दिया जाता है। और इससे इन्फेक्शन, बहुत रेयर केस होते हैं कि इन्फेक्शन हो अगर इसे हटाने के बाद। और ये जो हमारा शिश्न है स्पंजी टिश्यू का बना होता है, जो इसे विशेष ऊतक का बना होता है। स्पंजी ऊतक का विशेष ऊतक का बना होता है जो इसे उठान में मदद करता है, जो इसे उठान में मदद करता है। उठान मतलब इरेक्शन, एक तरह से मदद करता है। अब वीर्य हमारा, इस स्लाइड पे एक बार फिर से नज़र मार लीजिए। वीर्य हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे शुक्राशय प्लाज्मा और शुक्राणु। शुक्राणु हमारे वीर्य में 10% पाए जाते हैं और शुक्राशय प्लाज्मा जो है 90% पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बाह्य जननांगी यानी शिश्न। ये वह अंग है जो शुक्राणु मादा जनन अंग में प्रवेश कराता है। शिश्न वह अंग है जो शुक्राणु को मादा जनन अंग में प्रवेश कराता है। यह विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है जिसे हम स्पंजी टिश्यू भी कहते हैं। ये शिश्न की संरचना है, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये मूत्र रंध्र है, यहाँ से मूत्र भी पास करेगा, यहीं से हमारा जो नर है यहाँ से मूत्र पास करेगा और यहीं से हमारा वीर्य भी बाहर आएगा। इसके आगे के शिश्न के आगे की संरचना को हम शिश्न मुंड कहते हैं। और फिर ये त्वचा का फोल्ड होता है, एक स्किन होती है यहाँ पर शिश्न के जो आगे पीछे की जा सकती है। त्वचा का फोल्ड जो आगे पीछे हो सकता है उसे अग्रछत्र कहते हैं। इसको हटाने को शार्कमशिशन कहते हैं। बहुत सारे जो रिलीजन है उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम्स हो गए और ज्यूस में भी करते हैं ये। तो इसका एक साइंटिफिक सिर्फ धार्मिक ही वो नहीं है, ये एक साइंटिफिक रीजन है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, जो कि हमारा मोटिवेशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब आप करते हो तो हमें एक अंदर से पॉजिटिविटी आती है कि ऐसी वीडियो हम और बनाएं, अपने एफर्ट्स डाल के और बेहतर सुधार करने की कोशिश करें। अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ उस चीज़ को सुधारेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में।